नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जी, ये अध्याय लेखिका मन्नू भंडाली का लिखा हुआ एक आत्मकथ्य है, जिसका शीर्षक है एक कहानी यह भी। और इस चर्चा में हम पाठ के हर हिस्से को क्रम से पढ़ेंगे और उसके अर्थ को सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य यही है कि इस अध्याय से जुड़े हर पहलू को गहराई से समझा जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या पढ़ने और समझने वाले हैं। जी, हम शुरुआत करेंगे लेखिका मन्नू भंडारी के एक संक्षिप्त परिचय से। हाँ, फिर कहानी की पृष्ठभूमि और उसके संदर्भ को समझेंगे। और उसके बाद हम मूल पाठ और उसका सरल अर्थ जानेंगे। इसमें हम पिताजी और माँ के व्यक्तित्व पर भी बात करेंगे। और लेखिका के जीवन में पड़ोस और शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा, इस पर भी। और अंत में 1946-47 के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी सक्रियता के बारे में भी जानेंगे। तो इस रूपरेखा से हमें एक अंदाजा मिल जाएगा कि हम किन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले लेखिका मन्नू भंडारी के बारे में जानते हैं। उनका जन्म 1931 में मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था। जी, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा अजमेर राजस्थान में हुई। उन्होंने हिंदी में एमए किया। और फिर सालों तक दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में पढ़ाया। उनका निधन 2021 में हुआ। अब अगर उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उनके उपन्यास आपका बंटी और महाभोज बहुत प्रसिद्ध हुए। और कहानी संग्रहों में एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, ये कुछ बड़े नाम हैं। जी, उन्हें हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान और भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार जैसे कई सम्मान भी मिले। तो इस परिचय से हमें लेखिका के जीवन और उनके साहित्यिक योगदान की एक संक्षिप्त जानकारी मिल जाती है। आप समझते हैं कि ये पाठ आखिर है किस बारे में? हाँ, ये जरूरी है। तो पहली बात ये कि ये पाठ एक आत्मकथ्य है, पूरी आत्मकथा नहीं, अच्छा। पूरे जीवन पर नहीं। नहीं। और दूसरा बिंदु यह है कि लेखिका ने उन घटनाओं और व्यक्तियों का जिक्र किया है जिन्होंने उनके लेखकीय व्यक्तित्व, मतलब उनकी राइटर पर्सनैलिटी को बनाने में मदद की। और पाठ का जो मुख्य केंद्र है वो है उनकी किशोरावस्था, पिता का प्रभाव और उनकी शिक्षिका शीला अग्रवाल और स्वतंत्रता आंदोलन। तो संक्षेप में कहें तो यह पाठ एक साधारण लड़की के असाधारण बनने की यात्रा को दिखाता है। बिल्कुल सही है। तो अब हम मूल पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पहली पंक्ति है, अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। और आगे वो लिखती हैं, शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है। तो इसका सरल सा अर्थ ये है कि इंदौर में पिताजी का समय बहुत अच्छा था, खुशहाली भरा था। जी, वो समाज सुधार और कांग्रेस के कामों से भी जुड़े थे और बहुत दरियादिल थे। विद्यार्थियों को बिना कोई फीस लिए अपने घर पर रखते थे, पढ़ाते थे। मतलब उस समय उनका व्यक्तित्व काफी कोमल और संवेदनशील था। बिल्कुल, लेकिन ये इंदौर की कहानी थी। आह। अजमेर आने पर हालात बदल गए। हाँ, आगे लेखिका बताती हैं। पंक्ति है, एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए। जी, गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। तो मतलब साफ है कि एक बड़े आर्थिक नुकसान की वजह से परिवार को इंदौर छोड़ना पड़ा। जी, और अजमेर आकर उन्होंने अकेले ही एक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश का काम पूरा किया, डिक्शनरी बनाई। इससे उन्हें यश तो मिला, मतलब प्रसिद्धि मिली, पर पैसा नहीं मिला। और इसी गरीबी और समाज में घटती साख ने उन्हें बहुत क्रोधी और शक्की बना दिया। घर में हमेशा एक तनाव का माहौल रहता था। जी, वो अपनी परेशानियां बच्चों के साथ बांटना नहीं चाहते थे, जिस वजह से दूरियां बढ़ती गईं। तो ये तो हुई पिता की बात। अब लेखिका अपनी माँ के बारे में बताती हैं। हाँ, वो कहती हैं, पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। इस पंक्ति का सरल अर्थ तो यही है कि माँ अनपढ़ थीं, लेकिन उनमें धरती की तरह सहनशीलता थी। वो पिताजी का गुस्सा भी सहती थीं और बच्चों की हर जिद भी, सब कुछ अपना कर्तव्य समझकर। बिल्कुल, उनका अपना कोई अलग व्यक्तित्व ही नहीं था, वो बस सबकी जरूरतें पूरी करती थीं। और लेखिका कहती हैं कि माँ का ये त्याग उनके लिए कभी आदर्श नहीं बन सका। हाँ, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये त्याग उनकी इच्छा से नहीं, बल्कि एक मजबूरी से निकला था। अब लेखिका अपने बचपन की एक गहरी भावना, एक इनसिक्योरिटी का जिक्र करती हैं। जी, एनसीईआरटी की पंक्ति है, मैं काली हूँ,
बचपन में दुबली और मरेल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी बहन सुशीला से हर बात में तुलना। नहीं, क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी? इसका मतलब बहुत साफ है, लेखिका सांवले रंग की और कमजोर थीं, जबकि उनकी बड़ी बहन सुशीला गोरी और स्वस्थ थीं। और पिताजी को गोरा रंग पसंद था, तो वो हमेशा सुशीला की तारीफ करते थे। और इसी लगातार होने वाली तुलना ने लेखिका के मन में एक गहरा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर दिया। वो कहती भी हैं कि आज इतना सम्मान पाने के बाद भी बचपन का वो डर उनके अंदर कहीं ना कहीं जिंदा है। बिल्कुल। अब उस समय के माहौल की बात करते हैं। लेखिका लिखती हैं, उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थीं, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थीं। कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। तो इसका सरल अर्थ ये है कि उस समय घर का मतलब सिर्फ चार दीवारी नहीं था, पूरा मोहल्ला ही एक परिवार जैसा था। बच्चे किसी भी घर में बिना रोक टोक के आ जा सकते थे। हाँ, और लेखिका आज के महानगरों के फ्लैट कल्चर से इसकी तुलना भी करती हैं, जिसने हमें संकुचित और अकेला बना दिया है। सही बात है। अब यहाँ देखिए, चित्र में 4 किताबों के कवर दिखाए गए हैं। सुनीता, त्यागपत्र, शेखर, एक जीवनी और नदी के द्वीप। लेखिका बताती हैं कि इन्हीं से उनके साहित्यिक सफर की शुरुआत हुई। जी, वो कहती हैं कि ये समय नैतिक मूल्यों के मंथन का था। मतलब सही गलत पाप पुण्य पर सवाल उठाए जा रहे थे। और जैनेन्द्र की जो छोटे वाक्यों वाली शैली थी, उसने लेखिका को बहुत प्रभावित किया। तो इसका मतलब यह है कि जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो उस दौर का साहित्य सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर बहुत बहस कर रहा था। जैनेन्द्र और अज्ञे जैसे लेखकों को पढ़कर उनकी साहित्य में रुचि बढ़ी। और फिर आता है 1946-47 का दौर, स्वतंत्रता आंदोलन का समय। हाँ, यहाँ एक जुलूस का चित्र दिखाया गया है जिसमें लोग नारे लगा रहे हैं। और पाठ की पंक्ति है, शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि देश की स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था। इसका सरल अर्थ ये हुआ कि उनकी हिंदी टीचर शीला अग्रवाल ने उन्हें सिर्फ साहित्य पढ़ना नहीं सिखाया, बल्कि उन्हें घर की चारदीवारी से निकालकर आजादी की लड़ाई में शामिल कर दिया। लेकिन पिताजी का क्या? वो तो सीमित आजादी के पक्षधर थे। हाँ, वो चाहते थे लड़कियां देश के लिए काम करें, पर घर की मर्यादा में रहकर। लेकिन जब लेखिका सड़कों पर नारे लगाती तो ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता था। इसी से जुड़ी एक घटना का भी जिक्र है। कॉलेज से पिताजी के लिए एक नोटिस आया। जी। कॉलेज के प्रिंसिपल ने पिताजी को बुलाकर शिकायत की कि मन्नू लड़कियों को भड़का रही है। तो पिताजी जाते समय तो बहुत गुस्से में थे, कह रहे थे ये लड़की मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी। लेकिन लौटते समय वे गर्व से भरे हुए थे। अरे, ऐसा क्या हुआ? हुआ ये कि प्रिंसिपल ने बताया कि पूरा कॉलेज मन्नू के एक इशारे पर खाली हो जाता है। तो अपनी बेटी की ये लीडरशिप देखकर पिताजी को उस पर गर्व हुआ। अच्छा। एक और यादगार घटना का वर्णन है। यहाँ चित्र में लेखिका भीड़ के सामने भाषण देती हुई दिखाई गई हैं। हाँ, उन्होंने अजमेर के मुख्य बाजार यानी चौपड़ पर धुआंधार भाषण दिया था। और पिताजी के एक दकियानुसी मित्र ने इसकी शिकायत कर दी, पर शहर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति डॉक्टर अंबालाल ने भाषण की जम के तारीफ की और पिताजी से कहा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। ये सुनकर पिताजी का गुस्सा गर्व में बदल गया। तो यहाँ एक चित्र है जिसमें 2 विपरीत दिशाओं में तीर दिखाए गए हैं। ये पिताजी के व्यक्तित्व के अंतर्विरोध को दिखाता है ना? बिल्कुल। एक तरफ वो चाहते थे कि उनकी बेटी विशिष्ट बने, मतलब स्पेशल बने, समाज में नाम कमाए, और दूसरी तरफ उनकी इच्छा थी कि बेटी सामाजिक छवि बनाए रखे, यानी घर की चारदीवारी और सामाजिक मर्यादा को न तोड़े। और पिताजी शायद ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि विशिष्ट बनना और मर्यादा में रहना, ये दोनों एक साथ संभव नहीं था। यही उनके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा अंतर्विरोध था। जी। अब पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी जान लेते हैं। हाँ, जैसे एक शब्द है भग्नावशेष, जिसका मतलब है खंडहर या टूटे फूटे हिस्से। एक और शब्द है विस्फारित, मतलब फैला हुआ या बड़ा। आक्रांत का अर्थ है कष्टग्रस्त या डरा हुआ। और निषिद्ध, मतलब जिस पर रोक लगाई गई हो, फोरबिडन। एक शब्द वर्चस्व भी है, जिसका मतलब होता है दबदबा या डोमिनेंस। और शगल, यानी शौक या हॉबी। तो इस पूरे अध्याय से हमने क्या मुख्य बातें सीखी? देखिए, पहली बात तो ये कि लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हुआ। इसमें पिता के अनुशासन और शीला अग्रवाल की प्रेरणा की बहुत बड़ी भूमिका थी। दूसरी बात कि कैसे एक साधारण लड़की अपनी हीन भावना से उभरकर
एक क्रांतिकारी बनती है। और तीसरी बात, 1947 के स्वतंत्रता आंदोलन में छात्रों और महिलाओं की क्या भूमिका थी? और चौथी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, पीढ़ी का अंतराल यानी जनरेशन गैप क्या होता है, जिसे हम पिताजी के पुराने विचारों और मन्नू के नए विचारों के टकराव में देख सकते हैं। बिल्कुल। अध्याय के अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, जो यहाँ भारतीय ध्वज के चित्र के साथ लिखी है। यह कहानी केवल मन्नू भंडारी की नहीं, बल्कि उस दौर की हर उस लड़की की है जो अपनी सीमाओं को तोड़कर देश के लिए बाहर निकली। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। ये पाठ हमें सिर्फ एक लेखिका के जीवन के बारे में नहीं बताता, बल्कि इस समय के समाज, स्वतंत्रता संग्राम और महिलाओं के बदलते स्वरूप की भी एक झलक देता है। जाने से पहले एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। पिताजी के अंतर विरोधों के बारे में सोचिए। क्या आज के समाज में भी माता-पिता अपनी बेटियों के लिए विशिष्ट बनने और मर्यादा में रहने की दोहरी उम्मीदें रखते हैं? अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।